हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2023 के कॉमर्स के पेपर की। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं एंड थैंक यू सो मच आपने जितने भी क्वेश्चन सेंड किए हैं उसके लिए। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल में मुझे ये नहीं पता चला है अभी तक कि इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है या आपको इसका मीनिंग ऑप्शन में पूछा गया था। तो वैसे मैं बता दूं, ऑपरेटिंग साइकिल वो होता है कि आप कितने टाइम पीरियड में वो माल बना देंगे, यानी माल ख़त्म होने से पहले आप उसको कितना स्टॉक में रख सकते हैं और आपको उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, इसका फॉर्मूला होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए, डेज सेल ऑफ इन्वेंट्री प्लस डेज सेल ऑफ आउटस्टैंडिंग। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा इजीली ऑपरेटिंग साइकिल निकल कर आ जाता है। अब डेज सेल ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, तो आप 365 डेज में परचेज को डिवाइड करके और उसमें एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल आएगा। और डेज सेल ऑफ आउटस्टैंडिंग आप इसमें 365 डेज में जब रिसीवेबल्स को डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, तो ये आपका निकल आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा फिर है इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज बिजनेस इनकम विल बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट या फिर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, पता नहीं आप लोग कैसे बोल देते हो कि आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया। हमने जो 7 आवर की मैराथन क्लास की थी उसमें से भी कुछ नहीं आया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहाँ से क्या पढ़ा। और पढ़ने से मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने बस वो पढ़ लिया और आपके दिमाग में बैठ गई, उस चीज़ को समझना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 7 घंटे की जो क्लासेस थी उनमें से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं फंसा होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप अपने मन से समझ के वो आंसर ना कर पाएँ। ये साफ साफ दे रखा है कि जब कोई सोल प्रोप्राइटर इनकम टैक्स पे करता है अपनी बिजनेस इनकम से तो क्या होगा। अब आपको इतना तो सिंपल, इतना जब आप कॉमर्स के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो उसके लिए जो बैलेंस शीट है वहाँ से वो डिडक्ट करेगा अपनी कैपिटल से, ठीक है। उसके लिए ड्राइंग क्या होगा, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी ना यूज़ कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका पर्सनल यूज़ नहीं है तो हम ड्राइंग ट्रीट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ना ही ये डेबिट होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा कैपिटल से। और आपने अब तक इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज की होंगी, वहाँ पर भी आपने इस तरह की एंट्रीज की होंगी, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें जब प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं और जब हमारा इस तरह का टैक्स हम पे करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल था, पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे मैंने स्पेशली क्वेश्चंस किए थे और जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी तब भी काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये कहाँ से उठा के क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो थोड़े ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तब भी मैंने बोला था कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। और देखिए, एज इट इज़ ये वही क्वेश्चन उठ के आ गया, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। इसलिए मैं कहती हूँ हर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो ग्लोबलाइजेशन है जब हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी कि वो कंट्री हमारे संग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम उनके संग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, इंटरडिपेंडेंट हो जाता है वर्ड, ठीक है। तो वही है ना, आप लोग जब पढ़ाया जाता है तब आप उस चीज़ को समझते नहीं हो। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, रॉयल्टी रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मुझे नहीं पता आप के एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। अगर यहाँ पर बताया गया है कि उसने जो रिसीव करा है रॉयल्टी, अगर वो आउटपुट पे रॉयल्टी रिसीव करी है तो वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जाएगी, वो सॉरी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर रॉयल्टी उसने किसी सेल पर रिसीव करी है तो वो जाएगी हमारे P&L अकाउंट में, ठीक है। तो ये तो आप पेपर देख के ही पता चलेगा कि आपके ऑप्शंस क्या क्या थे। फिर है 2 मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये थ्योरी वाली क्लास में मैंने चिक चिक के बताया था कि 2 मेथड होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। और थ्योरी क्लासेस इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाई थी जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि हम हिंदी में नहीं समझ सकते या इंग्लिश में नहीं समझ सकते। वहाँ पे मैंने बोला था 2 तरह के मेथड है, डिडक्टिव और इंडक्टिव।
फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आंसर भी स्टूडेंट ने मुझे सेंड कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। हेट्रोजीनियस नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। फिर है मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच डायग्राम, वो सॉरी मोड, मोड किस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हिस्टोग्राम में, ठीक है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्योर मोनोपोली। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी एंड डी दे रखा है, ए और बी नहीं दिया था। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा फीचर है, तो देखिए लो बैरियर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमारा हाई बैरियर होता है। और परफेक्ट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती इसमें, इंफॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही नहीं है, तो हो सकता है ए आंसर हो या बी आंसर हो। तो मैं इसके आपको फीचर बता देती हूँ प्योर मोनोपोली के। देखिए सिंगल फॉर्म होती है, यानी वन सेलर होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है जिसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में ये हो आपके, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच मार्केट द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स प्राइस। अब मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम बात करें किस मार्केट के अंदर होती है, तो ये हमारा किस में था, परफेक्ट कंपटीशन में था, ठीक है। अब वो सॉरी मोनोपोली फॉर्म के अंदर था इस तरह का क्वेश्चन। और मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मार्केट के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से करवाया था कि जो हमारा मोनोपोली फॉर्म होती है उसमें हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है उसके प्राइस के। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल बी ट्रीटेड एज। अब आप खुद सोच के चलिए, ये भी मैंने जब वो जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन थे उसमें मैंने करवाया था। वही है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहाँ से, या आपने सिर्फ चुन चुन के क्लासेस देखी कि ये आज की क्लास देख लेते हैं फिर मिस कर देते हैं, या फिर बस मैराथन देख लिया आपने। मैं इतने टाइम से क्लासेस कर रही हूँ और मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कराए थे, चैप्टर वाइज कराए थे। बल्कि स्टूडेंट्स बहुत बार बोल करते थे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अरे भाई, रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। आप जब कोई भी अपना रिवीजन करने बैठते हो तो क्या आप नई चीज़ें पढ़ते हो? हमेशा रिवीजन क्लास में नई चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, रिवीजन क्लास में वही चीज़ों को रिपीट किया जाता है। ये मैंने बताया था, और आप इजीली भी समझ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन भी छोड़िए, अगर आपको कोई चीज़ एडवांस में हम दे देते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो आपके लिए ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह होगी, क्योंकि वो आपके पास अभी एडवांस में है, आपने उसके लिए कोई भी सर्विस अभी नहीं दी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमारा अगर एडवांस में है तो ये हमारा कैसा होगा, लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। फिर है द सम ऑफ डेविएशन इज टेकन फ्रॉम डैश इज जीरो। ये भी मैंने बताया था कि अगर मीन से हमारा डेविएशन लिया जाता है तो हमारा जीरो होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब देखिए इसमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये तो है बिजनेस एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी एंड वेजेस है, क्या ये है बिजनेस एक्टिविटी? बताइए। फिर है, तो इसका आंसर है सैलरी एंड वेजेस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स। तो इसका ऑप्शन डी रेंज है। वैसे ऑप्शन है मीन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पर बताया गया है विल रिमेन अफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स। आउटलाइनर्स मीन्स जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर जो आउटलाइनर से जो अफेक्ट नहीं होता है तो वो है हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं पता चला है क्या था। डिमांड से एक क्वेश्चन आया था। डिमांड के मैंने थ्योरी भी करवाई थी, डिमांड के मैंने सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आप अभी जाके देख लीजिए, नहीं तो अगर आपको विश्वास ना हो तो जो हमने चैप्टर की क्लासेस करवाई थी चैप्टर वाइज, उसमें ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इशूड बाय ICAI, यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर है एक ये वाला क्वेश्चन, फाइंड स्टैंडर्ड एरर इफ आर हमारा 0.6 और एन हमारा 25 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिए। स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - R² अपॉन अंडर रूट में हमारा n होता है। तो 1 हमारा 1 रहेगा, r को हमारा R² हो जाएगा, तो 0.6 का स्क्वायर, और ये प्लस में है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी 6 वाली प्लस में है, डिवाइडेड बाय, 1 मिनट में अच्छे से बता देती हूँ।
देखिए इसका फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, अब देखिए 1 का 1 ही रहेगा एज इट इज। फिर हमारा आर कितना दे रखा है, प्लस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो देखिए 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना होता है 36, तो जी हो जाएगा 0.36 वैल्यू। और इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा एन कितना है, यहाँ पे एन हमारा 25 दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब 1 में से 36 को माइनस कीजिए तो हमारी कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 0.64। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। अब इससे इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 0.128। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस पे अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने नहीं करवाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके एक भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा। देखिए स्टैंडर्ड एरर वाली गलती मेरी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, और अभी आगे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ भी मैं बता दूंगी मैंने क्या क्या नहीं करवाया था। लेकिन आप सब क्वेश्चन पे ये बोलोगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था तो फिर तो ये गलत है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर हाँ मैं मानती हूँ, मेरा नहीं था, हाइपोथेसिस मेरा करवाया हुआ नहीं था। एमबीओ भी मेरे जो सीरीज थी चैप्टर वाइज उसमें था एमबीओ की। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, अगर फुल फॉर्म पूछी गई थी तो वो था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और अगर इसके राइटर पूछा गया था या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट एमबीओ का तो वो थे पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, फिर है एमआर कर्व इज इक्वल इन विच प्राइस। अब ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था 19 वाला, किस प्राइस पर इक्वल होता है बताइए, मार्केट प्राइस पर। नेक्स्ट देखिए, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज इन असेट्स, ये याद रखिए, डेबिट का मतलब है इंक्रीज इन असेट्स। और ये जिस दिन मैंने ये क्लास करवाई थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था डेबिट मीन्स, और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया कि मैम ये आपका कराया हुआ आया था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली से एक क्वेश्चन था, लेकिन वो मुझे अभी पता नहीं चला है क्या। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट जूम कर देती हूँ मैं इसे। क्वेश्चन है इन्वेंट्री कैश अकाउंट रिसीवेबल्स आर ट्रीटेड एज। तो ये आप सबको पता है इन्वेंट्री कैश अकाउंट ये सब आपको किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं, ये आपके असेट्स हैं और ये असेट साइड में बैलेंस शीट में आएंगे। फिर है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने दी, तो ये थी डेविड रिकार्डो ने। लेकिन याद रखिए अगर इसमें ये पूछा जाए थ्योरी ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन तो वहाँ पे थोड़ा नाम चेंज है, वहाँ आएगा अल्फ्रेड मार्शल। तो आप देख लीजिए। डेट ऑफ पेमेंट इज ड्यू ऑन, अब डेट ऑफ पेमेंट जो है वो कब ड्यू होता है, एवरेज ड्यू डेट पर ही हमारा पेमेंट ड्यू होता है। फिर है लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, इसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। कॉल्स इन एडवांस क्या है, अगेन लाइबिलिटी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जब एडवांस में दी जा रही है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। फिर क्वेश्चन आया था चेंज इन वन वेरिएबल कॉन्स्टेंटली चेंज इन अनदर वेरिएबल, ये लीनियर रिलेशनशिप है। जब मैंने इको की क्लासेस कराई थी तब मैंने ये लीनियर नॉन लीनियर अच्छे से समझाया था, यहाँ तक कि शॉर्ट्स में भी मैंने समझाया था, लेकिन आप शॉर्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अब फिर है सोल प्रोप्राइटरशिप, अब इसमें मेंबर्स करके कुछ स्टूडेंट ने बताया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है सोल प्रोप्राइटर से ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेंबर की अगर बात करें तो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था डाइस से, देखो यहाँ पे मैं अपनी गलती मानती हूँ, अगेन डाइस वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं बताया था। ये प्रोबेबिलिटी का एक हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी और स्टैंडर्ड एरर, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने सब करवाए हुए थे। इसमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 8 इन 2 डाइस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36, क्योंकि देखिए 5 कैसे होगा, एक में 2 6 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, या फिर 4 4 आ सकता है, तो 5 हो गए। और हमारे 2 डाइस का ओवरऑल आप वो प्लस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 36। ठीक है, तो 5/36 हो जाएगा। फिर था विच इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, अब इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है मोटिवेशन का, तो ये आप देखिए बहुत ही सिंपल है। आप सैलरी से मोटिवेट होंगे, इंसेंटिव से होंगे और अप्रिशिएशन से होंगे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी मोटिवेट नहीं होता है। ठीक है,
तो सैलरी, इंसेंटिव्स, एप्रिसिएशन ये आ जाएगा। फिर है नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इसमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखिए इनोवेशन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन अगर अब बात करें इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन्वेस्टमेंट इट्स टू बिजनेस के अंदर आता है, यानी ये बिजनेस एक्टिविटी है, ना कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द माइक्रो फैक्टर विच अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो फैक्टर इसमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा कस्टमर, बाकी सब हमारे मैक्रो लेवल के हैं, यानी कि वाइड लेवल के हैं जो हमारी होल कंट्री को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द गुड क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें से कौन सा हमारा गुड क्वालिटी इंडेक्स नहीं है? तो ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, ना ही इसके ऑप्शंस क्लियर हैं। लेकिन आपने 3 ऑप्शंस बताए थे, मुझे किसी ने 3 ऑप्शन भेजे थे, तो उसमें मुझे एक यही ऑप्शन थोड़ा बेटर लग रहा है कि ये हमारा गुड क्वालिटी इंडेक्स का नहीं है, क्योंकि इसमें एक ये था कि क्लियर होनी चाहिए इंडेक्स, ये बिल्कुल सही है। ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये भी सही है। सिंपल होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये वाला मुझे ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, इसलिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। फिर है ओनर क्लेम ऑन हिज टोटल असेट्स विल बी। अब ओनर्स क्लेम ऑन हिज टोटल असेट्स विल बी, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी कहलाई, क्योंकि आपको पता है ओनर्स क्लेम ऑन हिज टोटल असेट्स हमारा ओनर्स इक्विटी होती है, और ओनर्स इक्विटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। ठीक है, तो लाइबिलिटी इसका आंसर आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है, उस पर एक्सपेंस किए हैं 1200 के, लेकिन उसको जर्नल एक्सपेंसेस करके डेबिट कर दिया गया है, जबकि होना चाहिए था ऑफिस फर्नीचर करके। ठीक है, या फिर ऑफिस फर्नीचर एक्सपेंसेस करके। तो ये क्या है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो अकाउंट चेंज हो गया है, यानी कि रूल की यहाँ पे गड़बड़ी है। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना, तो ये भी मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। टर्म, क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव सीरीज ये दे रखा है, लेकिन ये हमें किस वे में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन जितना मुझे अभी तक यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा टर्म ही आएगा, फिर आएगा क्लास इंटरवल, लेकिन सी ऑप्शन क्या था ये भी क्लियर नहीं है। तो हम अभी इसको क्वेश्चन को होल्ड पर रख के चलते हैं। हो सकता है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो प्लीज़ मुझे सेंड करिएगा, और मैं कमेंट में फिर इसका आंसर आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो ये होल्ड करते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि क्लास से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन आपको याद आता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।